आज की इस चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही व्यक्तिगत और दिल को छू लेने वाला लेख है। इसका शीर्षक है इंसान बने रहने के लिए जानवरों से भी प्यार करें। सुनने में तो ये एक बहुत सीधी सादी सलाह लगती है ना? बिल्कुल, लेकिन ये शीर्षक असल में एक बहुत ही गहरी और पर्सनल कहानी का दरवाजा खोलता है। हाँ, ये लेख बिहार के एक पशु चिकित्सक मतलब एक वेटनरी डॉक्टर की बेटी की अपने पिता को दी गई एक भावुक श्रद्धांजलि है। और ये कहानी हमें एक ऐसे दौर में ले जाती है जब इंसान की जिंदगी और उसकी रोजी रोटी वो जानवरों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। शायद इतनी गहराई से कि हम आज शहरों में रहकर उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बात है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ एक पिता बेटी की यादों को दोहराना नहीं है, नहीं, बल्कि हम इस कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेवा, कर्तव्य और इंसानियत के असली मायने क्या है, खासकर आज के दौर में। और ये कि कैसे एक आम सरकारी अफसर की जिंदगी हमें क्या असाधारण सबक सिखा सकती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। चलिए। तो लेखिका अपने बचपन की एक तस्वीर खींचती हैं। उनके पिता एक सरकारी पशुपालन अधिकारी किसी 9 से 5 की नौकरी में बंधे नहीं थे। हाँ, वो बताती हैं कि आधी रात को भी लोग अपने बीमार जानवर, कभी गाय कभी बकरी लेकर उनके दरवाजे पे दस्तक दे देते थे। आज के जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल है। अपने घर पर इस तरह का इंट्रूजन, बिल्कुल, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं लगती। नहीं, ये तो एक 24/7 की जिम्मेदारी थी। और दिलचस्प बात यह है कि इस जिम्मेदारी के पीछे की वजह क्या थी। हाँ, वो सामाजिक आर्थिक ढांचा। लेखिका बताती है कि उस वक्त बिहार में करीब 60% आबादी की आजीविका सीधे सीधे खेती और पशुओं पर ही निर्भर थी। यहीं पर इस कहानी का पहला बड़ा सबक मिलता है, जिसे हम सेवा का सिद्धांत कह सकते हैं। जब आपका काम सिर्फ नौकरी नहीं रहता बल्कि किसी की जिंदगी बचाने का जरिया बन जाता है, तो फिर वो घड़ी की सुइयां बेमानी हो जाती हैं। सही बात है। लेखिका एक बहुत मार्मिक बात लिखती हैं। वो कहती हैं कि लोगों की आवाज में सिर्फ अपने जानवर को बचाने की गुहार नहीं थी। वो असल में अपनी जीविका और जीवित रहने के माध्यम को बचाने की करुण पुकार होती थी। और जब हम ये याद करते हैं कि उस दौर में 60% परिवार इसी पर निर्भर थे, तो ये तबाही सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये पूरे समुदाय की हो सकती थी। एक जानवर की मौत का असर शायद पूरे गांव की अर्थव्यवस्था पर पड़ता होगा। सोचकर ही अजीब लगता है। बिल्कुल, एक गाय या भैंस का बीमार होना आज शायद हमें एक सामान्य सी घटना लगे, लेकिन तब ये एक परिवार के लिए आर्थिक तबाही का कारण बन सकता था। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, अगली फसल का बीज, सब कुछ उस एक जानवर पर टिका हो सकता था। तो जब लेखिका के पिता आधी रात को उठकर जाते थे, तो वो सिर्फ एक जानवर का इलाज नहीं कर रहे थे। नहीं, वो एक परिवार के सपनों को, उनकी उम्मीदों को बचाने जा रहे थे। लेखिका ये भी कहती हैं कि इस जिम्मेदारी को नजरअंदाज करना उनके पिता को परिवार से मिले संस्कारों से परे था। मतलब ये उनके चरित्र का हिस्सा था। और शायद यही वो चीज है जो आज की प्रोफेशनलिज्म की परिभाषा से कहीं गायब है। हाँ, ये तो है। आज हम काम और व्यक्तिगत मूल्यों को अलग अलग रखने की बात करते हैं, जबकि यहाँ दोनों एक ही थे। उनके लिए उनका पेशा, उनके मूल्यों का ही एक विस्तार था। लेखिका सेवा के इस विचार की तुलना आज के युवाओं की सोच से करती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने अक्सर युवाओं को कहते सुना है कि मैं बड़ा होकर IAS ऑफिसर बनूंगा या नेता बनूंगा या बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा और फिर देश की सेवा करूंगा। जैसे कि सेवा करने के लिए किसी बड़े पद पर पहुंचना एक शर्त हो। बिल्कुल, लेकिन अपने पिता के उदाहरण से उन्होंने सीखा कि सेवा किसी पद या हैसियत की मोहताज नहीं होती। हाँ, ये आज के पर्पस ड्रिवन वर्क की बहस पर एक सीधी टिप्पणी है। कैसे? हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ा प्रभाव डालने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, लेकिन उनके पिता ने एक सामान्य सरकारी अधिकारी के तौर पर जो किया, उसने उनके बच्चों को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य दे दिया। सही है। लेखिका साफ लिखती हैं कि उनके पिता की वजह से उन्हें और उनके भाई बहनों को ये समझने में आसानी हुई कि आप जीवन में जो भी करें, उसके मूल में, मतलब उसके कोर में सेवा भाव होना चाहिए। दूसरों की मदद करने का जज्बा। हाँ, बिल्कुल, है ना? हाँ। वो पद से आम थे, लेकिन अपने प्रभाव में असाधारण थे। मुझे नहीं लगता कि लेखिका आज के युवाओं की नीयत पर सवाल उठा रही हैं। अच्छा। नहीं, बल्कि वो सेवा के माध्यम पर ध्यान दिला रही हैं। उनका मानना है कि हम अक्सर बड़े पदों और बड़ी पहचान के पीछे भागते हैं, ये सोचकर कि सेवा वहीं से होती है।
जबकि उनके पिता का जीवन ये सिखाता है कि असली प्रभाव इस बात से नहीं पड़ता कि आपकी कुर्सी कितनी बड़ी है, बल्कि इस बात से पड़ता है कि आपकी नीयत, आपका सेवा भाव कितना गहरा है। तो मतलब असली शक्ति पद में नहीं, उद्देश्य में है। हाँ बिल्कुल, उनका लक्ष्य बड़ा सीधा और गहरा था। आप जो भी काम करें उसमें दूसरों के लिए सेवा भाव और गिरतों को थामने की हिम्मत होनी चाहिए। वाह। और उन्होंने ये उदाहरण अपने बच्चों के सामने रखकर उन्हें एक बना बनाया नैतिक दिशा निर्देश दे दिया। उन्हें किसी किताब या भाषण से सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने अपने पिता को जीते जागते देखा और समझ लिया। बिल्कुल। पिता का ये जो सेवा भाव था वो असल में एक और बड़े विचार से जुड़ा है जिसके बारे में लेखिका बात करती हैं, और वो है इंसानियत। उन्होंने इसे किसी किताब में नहीं पढ़ा, बल्कि अपने पिता के इसी काम में रोज जीते हुए देखा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली बयान है ना? ये बताता है कि मूल्य सिखाया नहीं जाते, वो आत्मसात किए जाते हैं। जब एक बच्चा अपने पिता को बिना किसी स्वार्थ के दिन रात दूसरों की मदद करते हुए देखता है तो इंसानियत शब्द उसके लिए जीवंत हो उठता है। वो एक परिभाषा नहीं रह जाता, नहीं, एक एहसास बन जाता है। और फिर वो आज के दौर पर एक बहुत तीखी टिप्पणी करती हैं जो शायद कई लोगों को असहज कर दे। अच्छा? वो उन लोगों की बात करती हैं जो दूसरों की मदद करते हुए, जैसे कपड़े या खाना बांटते हुए, तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर छा जाते हैं। ओह हाँ। वो कहती हैं कि ऐसे लोगों के लिए इंसानियत शब्द का प्रयोग करना इस शब्द का मजाक बनाना है। यहाँ लेखिका सच्ची इंसानियत और जिसे हम दिखावे की इंसानियत कह सकते हैं उसके बीच एक बहुत जरूरी फर्क बता रही हैं। उनके पिता की सेवा खामोश थी, उसे किसी की तारीफ या पहचान की जरूरत नहीं थी, वो बस कर्तव्य और करुणा से प्रेरित थी। और आज इसके विपरीत आज जो हम देखते हैं उसमें सेवा अक्सर एक प्रदर्शन बन जाती है जिसे लाइक, शेयर और कमेंट्स की मुद्रा में मापा जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो भी अपनी मदद को सार्वजनिक करता है वो गलत है? क्योंकि कभी-कभी जागरूकता फैलाने के लिए भी तो ऐसा करना जरूरी होता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है लेखिका हर सार्वजनिक मदद की आलोचना नहीं कर रही हैं, वो नियत की बात कर रही हैं। इरादे की। हाँ, इरादे की। क्या मदद करने का इरादा खुद की छवि बनाना है या फिर किसी की तकलीफ दूर करना है? जब मदद गौण हो जाती है और मदद करने वाले की छवि प्रमुख, तब समस्या शुरू होती है। सही है। लेखिका ने इसके लिए एक शब्द का भी जिक्र किया है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। वो हाथ जोड़कर अनुरोध करती हैं कि इंसानियत शब्द को इंसानों के लिए ही रहने दें। ये बहुत गहरी बात है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज के डिजिटल युग में, जहां हर चीज एक कंटेंट है, उस खामोशी से की गई सेवा का कोई मूल्य बचा भी है? लेखिका का नजरिया तो साफ है कि असली मूल्य उसी सेवा का है। उनका तर्क यह है कि सच्ची करुणा कैमरे की मोहताज नहीं होती। वो बस एक इंसान बने रहकर दूसरे इंसान और यहाँ तक कि बेजुबान जानवरों के लिए खड़े रहने का नाम है। चलिए अब लेख के एक और बहुत ही प्यारे हिस्से पर आते हैं जहां लेखिका अपने बचपन की बात करती हैं। अच्छा। ये सुनकर ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कहती हैं कि उनका दिमाग प्रश्नों का खजाना था। हर बच्चे का होता है। हाँ, और वो अपने पिता से पूछती थी, जब किसी जानवर ने आपसे कुछ कहा ही नहीं तो आपको कैसे पता चला कि उसे क्या तकलीफ है? क्या आप भगवान हैं? ये एक बच्चे की नजर से देखने का जादू है ना? उसके लिए विज्ञान और करुणा में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही चमत्कार हैं। एक बच्चे के लिए ये समझना नामुमकिन है कि कोई बिना शब्दों के किसी का दर्द कैसे समझ सकता है। बिल्कुल। उसके लिए तो ये किसी जादू या देवीय शक्ति से कम नहीं है। और पिता का जवाब भी बहुत सीधा और सरल था। उन्होंने हंसते हुए कहा कि इसकी पढ़ाई की है और ट्रेनिंग ली है। लेकिन जैसा कि होता है, एक बच्चे के मन के लिए ये तार्किक जवाब काफी नहीं था। बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बच्चा तर्क से ज्यादा भावना और जादू पर विश्वास करता है। लेखिका के लिए उनके पिता भगवान ही थे। हाँ, जो बेजुबान जानवरों का दर्द सिर्फ देखकर समझ जाते थे। ये हिस्सा एक विशेषज्ञ के काम को एक बच्चे की नजरों से देखने का वो जादुई एहसास दिलाता है जहां करुणा और कौशल किसी चमत्कार की तरह लगते हैं। सही बात है। और सच कहूं तो ये सवाल, क्या आप भगवान हैं, ये सिर्फ एक बच्ची का सवाल नहीं है। अच्छा? ये उन सभी लोगों की भावनाओं का प्रतीक है जिनकी उन्होंने मदद की। उनके लिए भी वो डॉक्टर किसी भगवान से कम नहीं रहा होगा जो आधी रात को आकर उनके परिवार की वो 60% वाली आजीविका को बचा लेता था। ये भी दिखाता है कि पिता और बेटी का रिश्ता कितना गहरा था। वो सिर्फ एक पिता नहीं थे, बल्कि अपनी बेटी के लिए एक हीरो थे, एक आदर्श थे जो असंभव को संभव कर दिखाते थे। हाँ,
और ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और विशेषज्ञता जब करुणा के साथ मिलते हैं ना, तो वो वाकई किसी जादू की तरह काम कर सकते हैं। ये सिर्फ डेटा और डायग्नोसिस नहीं है, ये उस मौन भाषा को समझने की कला है जिसे दर्द कहते हैं। लेख के अंत में लेखिका अपने पिता की विरासत के बारे में बात करती हैं। वो कहती हैं कि पिताजी आज उनके बीच नहीं है, लेकिन उनके गुण आज भी उनके भीतर ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। वो कुछ खास गुणों का जिक्र करती हैं: कर्तव्यों के प्रति समर्पण, इंसानों और जानवरों दोनों से प्यार और पर्यावरण के लिए एक सकारात्मक पहल। ये विरासत सिर्फ यादें नहीं है, ये एक जीवित दर्शन है जो उनकी बेटी के जीवन को दिशा दे रहा है। जी। कर्तव्यों के प्रति समर्पण हमने उनकी 24/7 उपलब्धता में देखा। इंसानों और जानवरों से प्यार उनके हर काम का आधार था, और पर्यावरण के लिए सकारात्मक पहल ये दिखाता है कि उनकी सोच सिर्फ तात्कालिक समस्याओं को सुलझाने तक सीमित नहीं थी, वो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचते थे। वो समझते थे कि इंसान, जानवर और पर्यावरण ये सब एक ही चक्र का हिस्सा है। और शायद सबसे गहरी बात उनके पिता के जीवन का दर्शन था। क्या? लेखिका उनकी विचारधारा को याद करती हैं कि हमारे जाने के बाद भी हमारे पीछे छूट गए लोगों का जीवन सुंदर, सरल और स्वच्छ हो। ये विचार मुझे बहुत प्रभावित कर गया। इसका असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से कहीं आगे है। ये एक ऐसा जीवन जीने का तरीका है जिसका सकारात्मक असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़े। ये इस बारे में नहीं है कि आपने जीवन में क्या हासिल किया, बल्कि इस बारे में है कि आपने दुनिया को अपने पीछे कैसा छोड़ा। सुंदर, सरल और स्वच्छ। हाँ, सुंदर शायद आपसी रिश्तों की सुंदरता हो, सरल शायद जरूरतों को कम करके एक तनाव मुक्त जीवन हो, और स्वच्छ का मतलब सिर्फ भौतिक सफाई नहीं, बल्कि मन, कर्म और पर्यावरण की स्वच्छता भी हो सकता है। ये तो निस्वार्थता की पराकाष्ठा है। मतलब ऐसे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचना जिनसे आप शायद कभी मिलेंगे भी नहीं। बिल्कुल, ये एक ऐसी विरासत है जो बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी से कहीं ज्यादा कीमती है। सही बात है। ये मूल्यों की, सिद्धांतों की विरासत है। ये एक नैतिक जिम्मेदारी की भावना है जो अपने परिवार या अपने समय से भी आगे तक जाती है। तो इस पूरी चर्चा से हमने एक पशु चिकित्सक की बेटी की आंखों से सेवा, इंसानियत और करुणा के कई पहलुओं को देखा। हमने समझा कि कैसे एक साधारण नौकरी भी असाधारण सेवा बन सकती है जब उसमें निस्वार्थ भाव जुड़ जाए। और कैसे सच्ची इंसानियत दिखावे से परे खामोशी में अपना काम करती है। हाँ, इस लेख का सार यही है कि इंसानियत कोई चुनिंदा चीज नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ इंसानों के प्रति दयालु रहूंगा, जानवरों के प्रति नहीं। लेखिका के पिता का जीवन इस बात का प्रमाण था कि सच्ची करुणा विभाजित नहीं होती। ये उन बेजुबान जीवों तक भी जाती है जो हम पर निर्भर हैं, और उस पर्यावरण तक भी जिसे हम साझा करते हैं। और लेखिका ने सोशल मीडिया पर दिखावे की, चैरिटी की जो आलोचना की, वो आज के समय में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। हाँ, और वो सवाल ये है, आज के डिजिटल युग में जहां हर काम को दिखाने और सराहने की एक होड़ है, उस सेवा का क्या मूल्य है जो चुपचाप बिना किसी पहचान या प्रशंसा की उम्मीद के की जाती है? क्या निस्वार्थता की पहली शर्त गुमनामी है? या क्या सार्वजनिक रूप से किया गया अच्छा काम भी उतना ही मूल्यवान हो सकता है, भले ही उसे करने वाले को इससे पहचान मिलती हो? और इन दोनों के बीच की जो महीन रेखा है, उसे हम कैसे पहचानें, इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।